ये किसका? ये पता नहीं इसका कोई काम नहीं है। किसका? आपका? नहीं। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं सामने इंट्रोडक्शन करा दिया। आई एम मोहम्मद जैद, मैं LFD में जूनियर डेटा एनालिस्ट हूँ और वहाँ पे डिफरेंट डेटा साइंस और विजन प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा होता हूँ। और जो टॉक शुरू करने से पहले और टेक्निकलिटीज में एंटर होने से पहले आई जस्ट वांट टू मेंशन 2 to 3 थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट आई गेस। पहली बात ये कि ये इट वुड बी कंपैरेटिवली अ मच मोर टेक्निकल टॉक जितनी पहली 3 टॉक्स आपकी गुजरी हैं, ठीक है। तो उसमें शायद इसमें कंटेंट थोड़ा ज़्यादा हैवी होगा कंपैरेटिवली। और मैंने पहले मेसम से बात की थी कि मैं टेक्निकल लेवल कुछ अज्यूम करके बात कर रहा हूँ। मतलब मैं अज्यूमिंग कि आपको एक ML की जनरल पाइपलाइन का आइडिया है, आपको पता है कि फीचर इंजीनियरिंग और फीचर एक्सट्रैक्शन कैसे होती है और फीचर क्लेंसिंग कैसे होती है और डीप लर्निंग का कुछ आइडिया आपको अनुमान साहब ने दे दिया है। पहली बात ये होगी। दूसरी बात ये कि मुझसे पहले जो 3 स्पीकर यहाँ बात किए गए हैं वो तीनों के तीनों मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। सो हो सकता है कुछ एक्सपेक्टेशन का बार आपका हाई सेट हो गया हो, तो आई एम नॉट एज एक्सपीरियंस एज दोस 3, बट तो थोड़ा सा लो बार सेट करके मेरी बात समझिएगा तो आपको शायद बात समझ में आ जाए। आखिरी बात ये कि आई कैन सी अ लॉट ऑफ नोन फेसेस हियर और मैं इसमें टाइम से ले रहा हूँ लेकिन मेरा ख्याल है मेरा टाइम लेना ज़रूरी है। आई कैन सी सम ऑफ माय प्रोफेसर जिन्होंने मुझे यहाँ जो है वो पढ़ाया भी है। सो इट्स a bit difficult for me to deliver something। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने जो है वो हमें उंगली पकड़ के डेटा साइंस और ML वगैरह की फील्ड में चलना सिखाया। So I will be a bit difficult for me to deliver something, but yeah, I will try my best। ठीक है। अच्छा, एजेंडा ये है कि it's a very simple topic in essence फीचर सिलेक्शन। इट्स एन एजेंडा कि भाई हम फीचर सिलेक्शन करते क्यों है, ज़रूरत क्या है, क्या कॉमन टेक्निक्स है फीचर सिलेक्शन करने की। तो कुछ फेमस टेक्निक्स हैं, कुछ टेक्निक्स जो फेमस नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनका मेंशन होगा। या आपको गूगल पे नहीं मिलेगी, ये 3 आपको गूगल पे मिल जाएंगे। और आखिरी कुछ एडवाइसेस उन लोगों के लिए जो फीचर सिलेक्शन कर रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए व्हेन यू आर डाइविंग इनटू द फील्ड ऑफ फीचर सिलेक्शन। तो मैं स्लाइड ज़्यादा टाइम लगाऊंगा। फीचर्स का आपको आइडिया युसरा भी दे चुकी है, रहीम ने बात कर ली है, डॉक्टर साहब ने बात कर ली है। यू नो व्हाट फीचर्स आर। इन एसेंस एक सैंपल है जो किसी भी फॉर्मेट के अंदर है, बी इट एन इमेज, बी इट अ वीडियो, बी इट अ टेक्सचुअल सीक्वेंस, कुछ भी चीज़ है उसको एक n डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन उसकी बनाना, एक रियल नंबर वेक्टर स्पेस में उसको रिप्रेजेंट करना, ये फीचर का काम होता है। तो बेसिकली एक हाउस है, तो हाउस का एरिया, हाउस के नंबर ऑफ फ्लोर्स और हाउस का बेडरूम, ये सारे उसके फीचर्स होते हैं जो बताते हैं कि हाउस कैसा है। तो फीचर्स आर बेसिकली एट्रीब्यूट्स ऑफ योर सैंपल पॉइंट। तो ये फीचर मेरे हर फीचर जो है वो आपके सैंपल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उसी कोई ना कोई प्रॉपर्टी बता रहा होता है। तो फीचर का काम सिर्फ ये होता है। फिर आखिर आपका हर सैंपल एक n डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन में आ जाता है, n बीइंग द नंबर ऑफ फीचर्स यू हैव, ठीक है। तो ये आइडिया मेरा ख्याल है ये 3 जो पीछे आपके सेशन गुजरे हैं उसमें आपको फीचर्स की डेफिनेशन भी अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो मेरा टॉपिक इसके बाद का है कि फीचर सिलेक्शन क्या होती है और जरूरी क्यों है। सो फॉर मी द वेरी नई डेफिनेशन ऑफ फीचर सिलेक्शन इसके लेट से फर्स्ट तो आपके पास 100 फीचर्स हैं आपके डेटा सेट के अंदर, आपको उसमें से 10 इंपॉर्टेंट फीचर निकालने हैं। एंड व्हेन आई से द इंपॉर्टेंट फीचर आई मीन कि जो आपके बिजनेस प्रॉब्लम को टैकल करने में आपको हेल्प आउट करेंगे। तो फर्स्ट करो कि दिस इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। आपने प्रेडिक्ट करना है कि एक हॉस्पिटल आपके पास आता है और आपसे कहता है कि भाई मेरे पास मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं अपने पेशेंट्स के, एंड आई वांट यू टू बिल्ड एन एल्गोरिथम जो बताए कि अगले महीने में उसे लंग डिजीज होगी कि नहीं होगी, या लंग कैंसर होगा कि नहीं होगा। एंड यू हैव दीस सेट ऑफ फीचर विद यू। वो वेजिटेरियन है या नहीं, वीडियो गेम खेलता है नहीं है, फैमिली हिस्ट्री क्या है, स्मोकर है या नहीं है, जेंडर क्या है, कार कौन सी चलाता है और दी मेहरान वगैरह, और उसका वेट क्या है। दीज आर द नंबर ऑफ फीचर्स जो आपको हॉस्पिटल वालों ने आपको CSV फाइल बना के दे दी जिसमें सारे के सारे फीचर्स हैं। करस्पॉन्डिंग लेबल है कि उसको जो है ना क्या कहते हैं, लंग डिजीज होगी कि नहीं होगी। नाउ यू नीड टू बिल्ड अ सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम, अ सुपरवाइज्ड क्लासिफायर जो ये काम करके आपको दे दे। अब मेरा मसला ये है कि मैं इन सारे के सारे फीचर्स को यूज नहीं कर सकता क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट नहीं। मुझे पता है कि लंग डिजीज को केटर करने में या प्रेडिक्ट करने में जो चीज हेल्प आउट करेगी वो उसकी फैमिली हिस्ट्री करेगी, फैमिली में तो किसी को नहीं था, या ये करेगी कि वो स्मोकर है या स्मोकर नहीं है। इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि वीडियो गेम खेलता है कि नहीं खेलता, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं कि वो गाड़ी कौन से चलाता है। ऑब्वियसली गाड़ी चलाने से आपको लंग डिजीज अगर होने लगती है तो फिर कोई भी नहीं चला रहा होता है गाड़ी। तो इंपॉर्टेंट फीचर्स को निकालना है इनमें से जो आपकी बिजनेस प्रॉब्लम, इधर बिजनेस प्रॉब्लम क्या है, बिजनेस प्रॉब्लम ये है कि लंग डिजीज होगी कि नहीं होगी, दिस इज योर बिजनेस प्रॉब्लम बेसिकली। तो उन दो, तो नाउ आई नीड टू बिल्ड एन एल्गोरिथम। Now listen to this carefully. I need to build an algorithm जिसको मैं ये सारे के सारे फीचर दूं और मुझे ये दो निकाल कर दे। एक क्वांटिफाइबल एल्गोरिथम, एक डिटरमिनिस्टिक एल्गोरिथम होना चाहिए जिसको मैं सब चीजें दूं तो मुझे दो इंपॉर्टेंट फीचर्स निकाल के देते, मुझे खुद से बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। अब ये होता कैसे बेसिकली इन
10 से आप 2 तक पहुंचेंगे कैसे? दिस इज व्हाट फीचर सिलेक्शन डू करता, वो यही है कि भाई कहाँ से किस तरीके से मैं 10 से 2 तक पहुंचूं। तो फीचर सिलेक्शन बेसिकली ये होता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि देखें, फर्स्ट कहेंगे यू आर बिल्डिंग अ रिग्रेशन मॉडल और उसके अंदर जो है आपके पास हर फीचर के लिए एक कोएफिशिएंट होता है, हर फीचर के लिए वेरिएबल का इजाफा हो जाता है। जितने ज्यादा आपके फीचर्स होंगे उतना आपका मॉडल कॉम्प्लेक्स होगा। तो द मोर योर मॉडल इज कॉम्प्लेक्स द मोर इट हैज द चांसेस टू ओवरफिट। तो ओवरफिटिंग से बचाने के लिए, जनरलाइजेबिलिटी का इजाफा करने के लिए आपको फीचर्स कम करने पड़ते हैं। जो जितने इंपॉर्टेंट फीचर्स उनको रखो, ज्यादा अगर होगा तो मॉडल ओवरफिट हो जाएगा। और सिंपल मॉडल्स आर बेटर। दिस इज समथिंग जो बहुत सारे लोगों को परेशान करती है कि सिंपल मॉडल्स बेटर क्यों है। सो आई वाज गिविंग एन इंटरव्यू लाइक 2 to 3 months बैक और मैंने एक सी पे प्रोजेक्ट मेंशन किया हुआ है कि भाई मैंने ये प्रोजेक्ट किया था, तो उसने सेल्स फोरकास्टिंग, उसने कहा भाई ये कैसे किया? तो मैंने कहा भाई मैंने एक लीनियर मॉडल बनाया, छोटा सा 3-4 वेरिएबल्स रखे इंपॉर्टेंट जो थे उनका, इसका रिकॉर्डिंग मॉडल बनाया, कॉन्सोम्पल लिया और मेरा काम। एंड ही इज लाइक इंटरव्यूअर, टेक्निकल इंटरव्यूअर, ही इज लाइक आई एम नॉट इम्प्रेस्ड बाय व्हाट यू डिड। सो आई वाज लाइक, तो मैंने आपको इम्प्रेस करने के लिए किया भी नहीं था, मैंने तो इसलिए किया था क्योंकि भाई मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी और मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना था। आप इम्प्रेस होते हैं तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? तो लाइक नहीं, आपने इतना लीनियर मॉडल बनाया, आप कोई कॉम्प्लेक्स मॉडल बनाते हैं, थोड़ी सी कुछ बूस्टिंग करते हैं, थोड़ा सा कोई न्यूरल नेट्स लगाते हैं, थोड़ा सा कुछ रैंडम फॉरेस्ट चलाते हैं, कुछ तो नया करते हैं। तो मैंने कहा भाई अगर एक चीज सिंपल मॉडल से हो रही है तो आप क्यों उस ऐसे में जाए कि आपको कॉम्प्लेक्स मॉडल चलाने पड़े? तो द मोर सिंपल योर मॉडल इज, द मोर रोबस्ट इट इज, द मोर इंटरप्रेटेबल इट इज, द मोर गुड इट इज। इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी भी वही चीज इंपॉर्टेंट होती है जो सिंपल होती है। कॉम्प्लेक्स मॉडल देखें क्यों काम नहीं करते? फर्स्ट करें कि आप उसी चीज पर न्यूरल नेट चला लेते हैं। अब न्यूरल नेट जो है बेसिकली इट रन्स मिलियंस ऑफ पैरामीटर्स फॉर अ बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। एक चीज अगर रिग्रेशन कर देते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो रही है, तो आप क्यों न्यूरल नेट पे जाएं जो मिलियंस ऑफ पैरामीटर रन करता है सिर्फ ये देखने के लिए कि इसको लंग कैंसर है कि लंग कैंसर है? जहाँ नहीं होता वहाँ करें, लेकिन जब एक चीज पॉसिबल है सिंपल मॉडल से, तो सिंपल मॉडल से करें। इस ऐसे में पढ़ने की जरूरत है। ठीक, तो ये सारे के सारे रीजंस हैं जिन पर आपको फीचर सिलेक्शन की जरूरत पड़ती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू हैव दिस स्टेज इन योर मशीन लर्निंग पाइपलाइन जहाँ पे ये हो रहा हो। अगर नहीं हो रहा होगा तो मसला होगा। रिडक्शन इन डायमेंशन, अभी आप 10 डायमेंशन से 2 डायमेंशन पर आ जाएंगे, तो ये फिनोमेना इन एमएल कॉल्ड कर्व्स ऑफ डायमेंशनैलिटी, उससे भी जो है ना उसका तदारुक भी यही चीज कर ले। ठीक, जैसे कि जो लोग टेक्सचुअल डेटा पे काम करते हैं, एनएलपी पे काम करते हैं, उन्हें पता है कि यूजुअली यू डू अ वर्ड वेक्टराइजर आप बनाते हैं जिसमें पैको वर्ड्स होते हैं या पीएफआईडी वेक्टराइजर्स बनाते हैं, तो उनकी डायमेंशन उतनी होती है जितनी आपकी वोकैबुलरी होती है। तो आपकी वोकैबुलरी लाखों में होती है, तो आपका एक सैंपल लाख डायमेंशन के वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रहा होता है, जो कि पूरा स्पार्स होता है। सिर्फ 3-4 जगहों पर एंट्री होती है जहाँ पे वर्ड एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। तो बेसिकली वहाँ पे फीचर सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मैं कुछ एक फीचर्स को उठा लूँ आउट ऑफ दोज 0.1 मिलियन जो कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उतने लोग जितने की जरूरत है। ठीक है, दिस इज द होल फिनोमेना। कंप्यूटेशनली भी अच्छी चीज है। अब इसकी जो है वो 3 कॉमन स्ट्रेटजीज हैं करने की जो बहुत पॉपुलर हैं, उसको डिस्कस करेंगे और बहुत सिंपल सी हैं। आई वोंट गो इनटू मच ऑफ द टेक्निकल डिटेल्स, लेकिन ये है कि यू विल हैव एन आइडिया कि भाई होती कैसे है जो फिर आप आराम से। मेरा गोल ये है कि बाय द एंड ऑफ दिस सेशन जब घर पे जाएं किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो यू कैन इजीली इनकॉर्पोरेट दीस टेक्निक्स इनटू योर वर्क, बी इट इंडस्ट्री प्रोजेक्ट, बी इट यूनिवर्सिटी असाइनमेंट। फिल्टर्स, filter are something which is I don't like filters to be very honest. ये आपको बिल्कुल एंड में बता दूंगा why I don't like filters. लेकिन this is one of the most simple, one of the most naive techniques one can use for feature selection. ये करता सिर्फ ये है, फर्स्ट करो तो तुम्हारे पास ये फीचर्स है सारे। What it does, it assigns a score to every individual feature कि ये फीचर मेरा आउटपुट वेरिएबल के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक 10 में से पहले फीचर को उठाऊं, लेट्स से उस लंग कैंसर की मिसाल को याद करें, मैं उठाता वीडियो गेम को और मैं देखता ये वीडियो गेम मेरा लंग कैंसर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इफ इट्स इंपॉर्टेंट इसको रख लो, अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो ना रखो। फिर मैं उठाता स्मोक करता है कि नहीं करता, इज इट इंपॉर्टेंट फॉर माय लंग कैंसर थिंग, अगर इंपॉर्टेंट है तो रख लो, इंपॉर्टेंट नहीं है तो नहीं रखो। तो ये क्या करता है इंडिविजुअल लेवल पे, दिस इज इंपॉर्टेंट, इंडिविजुअल लेवल पे हर फीचर को उठा के ये देखता है कि आउटपुट पे इसका इंपैक्ट है कि नहीं है। अगर तो उसका आउटपुट पे इंपैक्ट है तो कीप दैट फीचर इनटू योर मॉडल बिल्डिंग इन द नेक्स्ट स्टेप। अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं है थ्रो इट आउट। तो आप हर फीचर को उठाओ और उसको एक स्कोर असाइन कर दो। तो जो सर्कल का साइज है बेसिकली रिप्रेजेंट्स के क्या कहते हैं आपका फीचर इंपॉर्टेंट कितना है। द मोर बिगर द सर्कल इज, तो बेसिकली ये स्मोक होगा, ये आपके पास फैमिली हिस्ट्री होगी और मे भी ये शायद वेजिटेरियन वगैरह कुछ भी हो सकता है। और छोटे हैं जिनका स्कोर कम है, या तो वीडियो गेम होगा, ये होगा एथलीट है, तो ये सारी चीजें फिल्टर इंडिविजुअल लेवल फिल्टर को फीचर को उठाएगा और उसका रिलेशन देखेगा आपके आउटपुट वेरिएबल के साथ। जो इंपॉर्टेंट होगा उसको रख लेगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा उसको नहीं रखेगा।
का। कीप दिस इन माइंड कि इसमें मॉडल इनकॉर्पोरेट नहीं होता, इंडिविजुअल लेवल का सारा काम करते हैं। नाउ इट्स अ वेरी सिंपल टेबल, अगर आपका इनपुट भी कंटीन्यूअस है आपका आउटपुट भी कंटीन्यूअस है। फॉर एग्जांपल आपको प्रेडिक्ट करना है कि हाउस प्राइस क्या है और इनपुट फीचर है नंबर ऑफ रूम्स, सो यू कैन सिंपली डू अ पर्सन कोरिलेशन टेस्ट, कोरिलेशन निकाल लो, जितनी बड़ी कोरिलेशन होगी उतना इंपॉर्टेंट होगा, जितनी कम कोरिलेशन होगी उतना लेस इंपॉर्टेंट होगा। इस तरीके का आउटपुट कैटेगोरिकल है, इनपुट कंटीन्यूअस है तो एलडीए कर लो, दोनों कैटेगोरिकली कंटीन्यूअस एनोवा कर लो, दोनों कैटेगोरिकल तो क्लास कर लो। दीस आर टेस्ट बेसिकली जो क्वांटिफाई कर देते हैं कि मेरा ये फीचर मेरा आउटपुट फीचर से कितना इंपॉर्टेंस रखता है कि नहीं रखता, जो रखता है उसको रख लेना, जो नहीं रखता उसको नहीं रखना। तो दीस आर टेस्ट बेसिकली, तो आप इनको आराम से यूज कर सकते हैं देखने के लिए कौन सा फीचर इंपॉर्टेंट है और कौन सा फीचर इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर रैपर्स आते हैं, रैपर्स आर सेकंड फैमिली ऑफ एल्गोरिथम्स व्हिच आर अ बिट मोर यूजेबल इन द इंडस्ट्री बेसिकली। इसमें ये होता है बेसिकली आप क्या करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास 10 फीचर्स है, आप डिफरेंट मल्टीपल सबसेट उन फीचर्स के बनाते हैं और हर सबसेट पर अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं। जिस सबसेट पे आपका मॉडल अच्छी एक्यूरेसी देता है उस सबसेट को रख लेते हैं। रिमेंबर कि आपका अल्टीमेट पर्पस ये था कि आपने एक सबसेट ऑफ फीचर सेलेक्ट करना है, 10 में से 2 उठाने 3 उठाने, हर पॉसिबल सबसेट बनाओ, हर सबसेट को मॉडल को दो, जो सबसे इंपॉर्टेंट सबसेट है उसको रख लो। तो इसको देखना हो तो आप इस तरह देख सकते हैं। सो दिस इज योर सेट ऑफ ऑल फीचर्स, आपने एक सबसेट बनाया, उसको अपने मॉडल को दिया, उसने कहा इसकी एक्यूरेसी, इसके प्रिसिशन लेट से 0.23 था, फिर आपने एक और सबसेट बनाया, उसने बोला 0.4 प्रिसिशन था, फिर आपने एक और बनाया, उसने कहा 0.5, हर सबसेट पे प्रिसिशन निकाली, जिस सबसेट पे प्रिसिशन सबसे ज्यादा आ रही थी उस सबसेट को आपने उठा के रख दिया। मसला क्या है, मसला ये है कि फर्ज करो मेरे पास 4 फीचर्स है तो पॉसिबल सबसेट्स कितने हुए 16। if you have m feature and 2 power m total सबसेट बनते हैं एक नॉर्मल सेट मैथमेटिक्स, तो 2 power the number of features, तो अगर 4 होंगे तो कितने सबसेट बनेंगे 16, 5 होंगे तो 32, 6 128, 7 64, 8 256, 9 512, बढ़ता रहेगा। अगर एक मेरे पास 20 फीचर्स हैं तो मिलियन सबसेट्स बनते हैं और 20 फीचर समथिंग व्हिच इज क्वाइट नॉर्मल ना, 20 फीचर आपको आराम से कोई भी दे देता है। तो आप इमेजिन करेंगे आपको 1 मिलियन सबसेट बनाने हैं फीचर्स के, 1 मिलियन टाइम मॉडल चलाना है, जिस पे मॉडल ने अच्छे करे उसको रखना है। सो इट डजंट मेक सेंस टू डू दिस क्योंकि कंप्यूटेशनली बड़ा एग्जॉस्टिव है। सो व्हाट यू कैन डू टू ओवरकम दिस, इसके 2-3 तरीके ओवरकम करने के, तो मैं आपको सबसे आसान वाला बता रहा हूं, ठीक है, सबसे आसान वाला, वरना यूजुअली इसमें लोग जेनेटिकल एल्गोरिथम भी यूज करते हैं, रिफ्लेमिंग भी यूज करते हैं, रैंडमाइज्ड ऑप्टिमाइजेशन भी यूज करते हैं, बट दीस आर क्वाइट मैथमेटिकल एंड टेक्निकल। ये टॉपिक, ये जो एल्गोरिथम है बड़ा सिंपल है, इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड सिलेक्शन। इसी का एक रेसिप्रोकेट है, वो है बैकवर्ड सिलेक्शन, पर इसका आइडिया बड़ा सिंपल है। वो ये करता है कि जो आपके पास 10 फीचर्स है, आप पहले एक करके सारे फीचर्स को उठाएं। तो आपने पहला फीचर उठाया, उस पर अपने मॉडल को ट्रेन किया, दूसरा फीचर उठाया, फिर उस पर अपने मॉडल को ट्रेन किया, तीसरा उठाया, उस पर ट्रेन किया, एक करके इंडिविजुअली उस फीचर पे मॉडल को ट्रेन कर दिया। जब आप लेट कर 10 फीचर आपने 10 बार मॉडल बनाया, उसने कहा कि यार इन 10 में से चौथा जो फीचर था ये सबसे इंपॉर्टेंट है, उस पर मॉडल की प्रिसिशन सबसे अच्छी आ रही है, आपने उस फीचर को सेलेक्ट कर, एक फीचर हो गया सेलेक्ट, अब आपके कितने बच गए 9 बच गए। अब आप क्या करेंगे, उस बाकी 9 को एक करके उस पहले के साथ कंबाइन करेंगे और फिर नया मॉडल बनाएंगे। तो 9 मॉडल वापसी बनेंगे, तो दूसरा फीचर को कंबाइन किया फिर मॉडल बनाया, तीसरे को कंबाइन किया फिर मॉडल बनाया, तो आपका 9 मॉडल और आ जाएंगे। फिर जिस फीचर के एडिशन से उसकी मॉडल की एक्यूरेसी अच्छी आ रही है आप उस फीचर को रख लेंगे, आपके पास 2 फीचर आ गए, 8 बच गए, फिर आप तीसरे को ऐड करेंगे, इस तीसरे के लिए भी सबको चेक करेंगे। तो यू व्हाट यू आर डूइंग इज के एक सेट ऑफ फीचर ऑलरेडी था, एक करके इजाफा करता हूं, लेकिन देखना है कि किसका इजाफा करना है, उसके लिए क्या करना है, हर चीज को हर फीचर को डालो और मॉडल ट्रेन करो। कंपैरेटिवली इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और इसका जो क्या कहते हैं यू नो द टाइम इट टेक्स टू सॉर्ट ऑफ कम अप विद अ सबसेट इज मच मोर लोअर। आप एक थ्रेशोल्ड सेट कर दो, मैं 4 फीचर्स हैं, जैसे ही 4 फीचर हो जाए एल्गोरिथम को ब्रेक कर दो, इसमें उतना टाइम नहीं लगता है जितना आपको एक एग्जॉस्टिव सर्च में लग रहा था। दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन कि आप एक करके फीचर्स पर पहले फीचर को उठाया, फिर दूसरे को उठाया जो एक्यूरेसी में रिकॉर्ड कर रहा है, फिर तीसरे को उठाया, इस तरह एक करके सारे उठाएगा, फिर आपने इसके इस तरीके से जो है वो क्या कहते हैं जो आपको सबसे अच्छा लगा आपने फिर जिसमें एक्यूरेसी सबसे अच्छा रही था आपने उसको रख लिया। तो बेसिकली ये आप करते हैं रैपर्स के अंदर। ओके ठीक है सर, तो रैपर्स के अंदर मॉडल इन्वॉल्व था, आपने मुख्तलिफ सबसेट बनाए, हर एक मॉडल से पूछा कि उसकी एक्यूरेसी अच्छी आ रही है कि नहीं, और जो सबसे अच्छा सबसेट था आपने उसको लेके रख लिया। फिल्टर में मॉडल इन्वॉल्व
नहीं था, रैपर्स में इन्वॉल्व था। एम्बेडिंग या एम्बेडेड सिस्टम जो होते हैं इनका आइडिया बड़ा सिंपल है। इंस्टेड कि मैं मॉडल को सबसे बना के दूं और उससे पूछूं कि भाई किसकी एक्यूरेसी अच्छी है, मैं मॉडल के अंदर ही कुछ इस तरह का इजाफा कर देता हूं कि ऑटोमेटिकली while learning the system, while learning the parameters of that model, वो सेलेक्ट कर लें कि कौन से फीचर्स इंपॉर्टेंट है। तो इसमें तो जिन लोगों को एंगल में थोड़ा बहुत आइडिया और रेगुलराइजेशन पड़ी होगी, रेगुलराइजेशन इज द सेम एज एम्बेडिंग्स। जिस तरह आप लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक में रेगुलराइजेशन ऐड कर सकते हैं, जो रेगुलराइजेशन का ऐड करना इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू व्हाट इज सॉर्ट ऑफ डू इन एम्बेडिंग्स। तो इसका आसान तरीके से क्वाइट मैथमेटिकल, इट्स ओनली मैथमेटिकल स्लाइड इन माय प्रेजेंटेशन। तो आपने जिनको लॉजिस्टिक रिग्रेशन का आइडिया, तो ये क्रॉस एंट्रोपी एरर कहलाता है। बेसिकली इट इज इन लेमन टर्म्स ये कर क्या रहा है, ये देख रहा है कि आपका क्लास प्रोबेबिलिटीज कहाँ पे मिक्सअप ज़्यादा कर रही है, क्रॉस एंट्रोपी कि कहाँ पे जो है वो आपका एरर ज़्यादा है। ये टर्म ऐड करने का मतलब रेगुलराइजेशन टर्म ऐड करना है। नाउ विदाउट गोइंग इनटू द मैथमेटिकल डिटेल्स, ये करता क्या है, जैसे ये करता है, मैंने 10 फीचर्स इस मॉडल को दिए, इसने नाउ थिंक इन टर्म्स ऑफ रिग्रेशन। रिग्रेशन में हर फीचर के करस्पॉन्डिंग एक कोएफिशिएंट लर्न हो रहा होता है, हर फीचर के करस्पॉन्डिंग एक कोएफिशिएंट, यू विल हैव 10 कोएफिशिएंट्स। तो ये मॉडल इस लॉस फंक्शन पे ट्रेन होगा ना, तो ये क्या इसकी वजह से होगा ये कि जो फीचर्स लेस इंपॉर्टेंट थे उनका कोएफिशिएंट बहुत छोटा बनेगा, क्लोज टू वेरी क्लोज टू जीरो। तो जिन वेरिएबल्स की कोएफिशिएंट क्लोज टू जीरो है, आप उन्हें हटा देंगे, दोज आर नॉट इंपॉर्टेंट, और जिनके कंपैरेटिवली पॉजिटिव या नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव साइड पे जाता हूं नेगेटिव साइड पे जाता हूं, उन्हें आप रखेंगे। जो जीरो वाले होंगे, ये टर्म जो है वो कुछ ऐसा करती है कि जो आपके फीचर्स हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्लोज टू जीरो की वैल्यू से देती है। तो बेसिकली इट इज डूइंग सॉर्ट ऑफ अ पेनलाइजिंग, इट कॉल्स द पेनलाइजिंग टर्म आल्सो। ये कोएफिशिएंट को पेनलाइज कर रही है, पेनल्टी दे रही है कि जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको जीरो पे ले जाओ, जो इंपॉर्टेंट है उनका जो वेट स्केल है वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा दो। तो एक इस तरीके से भी चीज हो सकती है। तो ये हो गए 3 तरीके या 3 डिफरेंट फैमिलीज ऑफ एल्गोरिथम्स फॉर फीचर सिलेक्शन। आप इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं अपने काम के लिए। आप फिल्टरिंग से शुरू करें जिसमें मॉडल की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इंडिविजुअली हर फीचर का ताल्लुक आप देखते हैं आउटपुट फीचर से। फिर आप शुरू करें रैपर्स पैन, तो उसमें आप पॉसिबल सबसेट बनाते हो और सबसेट से एक्यूरेसी निकालते हो, जो इंपॉर्टेंट होता है उसको रखते हो। फिर एम्बेडिंग्स पैन, आपने मॉडल के अंदर कॉस्ट फंक्शन को चेंज किया, एज अ रेगुलराइजर टर्म एक ऐड की, और जो इंपॉर्टेंट फीचर्स थे उनका कोएफिशिएंट हाई था उनको रख लिया, जिनका कोएफिशिएंट क्लोज टू जीरो था उन्हें आपने हटा दिया। तो ये 3 चीजें बहुत कॉमन है। देयर आर 2 थिंग्स, मैंने 2 इसलिए की कि 2 मैंने पर्सनली ट्राई की हैं, बाकी इसके अलावा और भी हैं। ये कुछ चीजें जो फेमस नहीं है लेकिन विच आर वेरी हैंडी अगर आपको फीचर सिलेक्शन करनी है। वन इज पीसीए। नाउ पीसीए समथिंग जो बड़ा सरप्राइजिंग है, क्योंकि पीसीए यूजुअली क्या करता है, 100 डायमेंशन का डेटा दो तो 100 नई डायमेंशन बना के आपको दे देता है, जिसके अंदर जो टॉप की डायमेंशन होती हैं, जो शुरू के कंपोनेंट होते हैं, उसमें वेरिएंस डेटा ही कैप्चर हो रही होती है। इट्स अ डायमेंशनैलिटी रिडक्शन एल्गोरिथम बेसिकली। अब पीसीए बेसिकली आपको नई डायमेंशन बना के देता है जिसमें शुरू की डायमेंशंस के अंदर वेरिएंस कैप्चर हो रही होती है। नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। जिन लोगों को पीसीए आता है उन्हें समझ में आएगा। बेसिकली आप क्या करें, आप पीसीए रन करें अपने मॉडल डेटा पे, आपने पीसीए रन किया, आपने लेट से 10 फीचर पे पीसीए रन किया, उसने आपको शुरू की 4 डायमेंशंस में 95% वेरिएंस आपके डेटा कैप्चर करके दे दी। पीसीए का काम ये कि नई डायमेंशंस वो है जिसमें वेरिएंस जल्दी कैप्चर हो जाता है। फर्स्ट करोगे 4 डायमेंशन शुरू की जो थी उसमें उसने 95% वेरिएंस कैप्चर कर ली। वंस आपके पास वो 4 principal components are there, which are the new dimensions by the way. What you do is, it's only for those who knows PCA. जिन्हें PCA नहीं आता उन्हें समझ में नहीं आएगा, completely okay, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आनी चाहिए। तो जो 95% ज़्यादा इसमें वेरिएंस कैप्चर हो रही है, आप उन 4 कंपोनेंट को उठाओ, and then just think, PCA is nothing but a linear combination of your original features. PCA है ही, PCA linear combination, जिसने linear algebra पढ़ी उसे पता है कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है। एक वेक्टर को मल्टीपल वेक्टर्स के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके को ऐड करते हुए लीनियर कॉम्बिनेशन। तो जो 4 कंपोनेंट थे उनके अंदर ये देख लो किस फीचर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा। तो मैंने पहला कंपोनेंट उठाया, उन 10 में से 2 का कंट्रीब्यूशन था उस प्रिंसिपल कंपोनेंट को कंस्ट्रक्ट करने का। इट मींस कि वो 2 इंपॉर्टेंट थे, तभी तो उसने मेरी डायमेंशन में 90% वेरिएंस कैप्चर करके आपको दे दी, तो आपने उन 2 को उठा लिया। फिर दूसरा डायमेंशन उठाया, उसमें जो फीचर्स इंपॉर्टेंट जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था आपने उनको ले लिया। फिर तीसरा उठाया, उसमें जिन्होंने कंट्रीब्यूट उनको ले लिया। इस तरह इन चारों के अंदर जो शुरू के 4 कंपोनेंट थे, इनमें जिन जिन फीचर्स का कंट्रीब्यूशन था इन टर्म्स ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन, उन्हें रख लो और किसी को ना रखो। ये आई एम टेलिंग इट्स वेरी हेल्पफुल। मैंने अभी रिसेंटली इसी प्रोजेक्ट में यूज किया था, एंड इट हमने 550 से 100 फीचर सेलेक्ट किए थे, 550 फीचर तो ओरिजिनली थे, एंड वी कम अप विद 102 फीचर आई गेस। इस टेक्निक के जरिए हमने कोई रैपर कोई फिल्टर कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ ये किया। इट मेक्स सेंस, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। तो आप इस तरीके से भी ये काम कर सकते हैं। और
एक और तरीका ट्रीज का है। सो व्हेन यू हैव ट्रीज, शुरू के 5 उठा लो, शुरू के छोड़, जो टॉप पर है बेसिकली दोज आर इंपॉर्टेंट। तो आपने ट्री बिल्डिंग के बाद भी टॉप के आप 5 से नोड उठा लो, उसमें जो वेरिएबल कैप्चर है उसमें वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेसिकली। सो यू कैन डू द सेम थिंग विद पीसीए, यू कैन डू द सेम थिंग विद ट्रीज, या आप ट्रीज के जरिए भी कर सकते हैं, पीसी के जरिए भी कर सकते हैं। अब सिलेक्शन में और 10 चीजें हो सकती हैं, लेकिन these are the very these two are things which I use a lot in my personal projects। उसमें भी आप, और जो उससे पहले 3 फैमिलीज हैं उसमें बहुत सारे एल्गोरिथम हैं जो आप यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द थिंग अबाउट फीचर सिलेक्शन इन जनरल। अब बस 5 मिनट में लूंगा आपके, और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है, when you are doing feature selection and it's something which you should need to know when you are doing feature selection, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा वो यूज कर रहे होते हैं but they don't think of these things, ठीक है। अब ये बड़ा मसला है आपके पास। आई एम वेरी सॉरी टू से आई हेट Kaggle for some reasons, और उसमें एक रीजन ये है कि वो बस जो है ना, वो बस वो मशीन लाओ और मॉडल्स कॉम्प्लेक्स एंसेम्बल बना के एक्यूरेसी बढ़ाओ, और कोई दूसरा खास काम हो नहीं होता। एवरीवन हैज इट्स ओपिनियन, लेकिन Kaggle बिगिनर लेवल तक बहुत अच्छा है, उसके बाद जाके सक्स। यू नो फीचर सिलेक्शन के अंदर व्हेन यू हैव योर डेटा सेट विद यू, आप क्या करते हैं? यूजुअली ट्रेनिंग सेट बनाते हैं, टेस्टिंग सेट बनाते हैं। ट्रेनिंग पर यू ट्रेन योर मॉडल, टेस्ट पर यू टेस्ट योर मॉडल। जस्ट एज अ फन फैक्ट, ये ट्रेन टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आप लोगों से बात करें जो पता नहीं कितने महीनों से काम करें, बट दे डोंट नो कि ट्रेन टेस्ट का मसला क्या है। तो आई स्पेसिफिकली जब मैं एमएल पढ़ाता हूँ तो मैं ट्रेन टेस्ट पे 1 घंटे का लेक्चर आराम से देता हूँ। इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, आई एम जस्ट गिविंग यू अ ग्लिम्प्स। तो देखें टेस्ट सेट असल में होता क्यों है, ये समझें। टेस्ट सेट इसलिए होता है, यू वांट टू रेप्लिकेट योर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, इसीलिए आप टेस्टिंग सेट बनाते हैं, इसका और कोई मकसद नहीं होता। तो जब मैंने ट्रेनिंग सेट पे मॉडल बना दिया, टेस्टिंग सेट पर टेस्टिंग सेट की एक्यूरेसी से या टेस्टिंग सेट की लेट से इवैल्यूएशन से मैं अपने मॉडल के हाइपरपैरामीटर्स को ट्वीक नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता है कि टेस्टिंग सेट का मतलब है कि मॉडल प्रोडक्शन में जाने के बाद कैसा परफॉर्म करेगा। अगर उसको देखकर मैं अपना ओरिजिनल मॉडल के हाइपरपैरामीटर ट्वीक करूंगा तो वो इस पे तो फिर चलेगा, प्रोडक्शन में जाके हट जाए, कुछ नहीं होगा। अब फीचर सिलेक्शन में लोग क्या करते हैं, चूंकि इट्स अ प्री प्रोसेसिंग स्टेप काइंड ऑफ, ये मॉडल बिल्डिंग से पहले यूज हो जाता है ना ये, तो लोग क्या करते हैं पूरे के पूरे डेटा में फीचर सिलेक्शन का कोई भी एल्गोरिथम परफॉर्म कर देते हैं। अब होता क्या है उससे, आपके पास जैसे 10 में 4 फीचर आ गए, लेकिन आपने टेस्टिंग सेट को इस्तेमाल करके उन फीचर्स को बनाया, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब आप क्या करते हैं कि उन 4 मॉडल ट्रेन करते हैं, ट्रेन करने के बाद टेस्टिंग पे जाकर उसको चेक करते हैं। अब ऑब्वियसली भाई टेस्टिंग की नॉलेज आपने यूज की है, टेस्टिंग डेटा आपने यूज किया है, तो उसने जो फीचर्स बनाए वो टेस्टिंग को देखते हुए बनाए, तो टेस्टिंग पे तो अच्छा परफॉर्म करेगा। प्रोडक्शन में जाता है फिर कंप्लीट सकता है कि भाई ये क्या हो गया, कुछ हो गया। इसका रीजन ये है कि आपने टेस्टिंग को यूज कर लिया। आपने करना ये कि फीचर सिलेक्शन करते हुए टेस्ट सेट यूज नहीं करना। जहाँ पे टेस्ट सेट यूज किया वहाँ फायर हो जाएंगे अपनी जॉब से, अगर कोई सेंसिबल बंदा आपके काम को देख रहा है। तो यू डोंट यूज टेस्टिंग सेट व्हेन यू आर डूइंग फीचर सिलेक्शन, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। तो टेस्टिंग सेट को किसी चीज में यूज ना करना, किसी भी चीज में। असल में लोग जो है ना वो, क्योंकि सिलेक्शन जो फीचर प्री प्रोसेसिंग स्टेप है, डेटा प्री प्रोसेसिंग स्टेप के अंदर काउंट होता है बेसिकली, तो इसलिए लोग कर लेते हैं। तो बी वेरी क्लियर हो। जब आप लीनियर मॉडल से काम कर रहे हो, जब आपको पता है कि आपका मॉडल रिग्रेशन है आगे, तो लीनियर मॉडल है, तो आप डेटा मल्टीकोलिनियरिटीज को देखिए। तो मल्टीकोलिनियरिटी मतलब ये होता है कि एक इनपुट फीचर दूसरे इनपुट फीचर से कोरिलेटेड है। सो व्हेन यू हैव द सिनेरियो जिसमें 2 इनपुट आपस में कोरिलेटेड है, उसमें यू हैव टू गेट रिड ऑफ एनी वन ऑफ दोस। रीजन बीइंग कि इससे आपकी एक्यूरेसी हर्ट नहीं होती, इससे आपके कोएफिशिएंट एस्टिमेट्स हर्ट होते हैं। तो जब आप बिजनेस प्रॉब्लम्स पर काम कर रहे होते हैं, जैसे फर्ज करो कि आपको ये बताना है कि यार मेरा रेवेन्यू कितना आएगा, और आपके पास जो पैरामीटर उसमें ये है कि मैं सेल्स पे कितना एडवर्टाइज करूं, मैं न्यूज़पेपर पे कितना एडवर्टाइज करूं, मैं टीवी पे कितना एडवर्टाइज करूं, तो 4-5 चीजें आपको एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है, इसकी कॉस्ट को बढ़ा दो तो रेवेन्यू बढ़ जाएगा। अब फर्ज करो कि जो टीवी की कॉस्ट है वो रिलेटेड है या कोरिलेटेड है उससे न्यूज़पेपर की कॉस्ट से। जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट के टीवी की जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है वो कोरिलेटेड है आपकी उसकी कॉस्ट से, न्यूज़पेपर की कॉस्ट से। अगर आपने मल्टीकोरिलेट चेक नहीं किया, आपको नहीं पता कि ये 2 चीजें कोरिलेट हैं, और आपने मॉडल ट्रेन कर दिया, मॉडल की एक्यूरेसी अच्छी आएगी, आपने एस्टिमेट उठा के देखा है, तो आपको दिखेगा क्या, आपको ये दिखेगा कि भाई जो न्यूज़पेपर है ना उस पे आप उसका कोएफिशिएंट आता है 2.3, तो उस पे 2.3 टाइम अगर आप 1 रुपया खर्च करते हो तो 2.3 टाइम आपका रेवेन्यू बढ़ता है। न्यूज़पेपर पे आया तो उसमें लिखा होगा -1.5, तो इसका मतलब ये कि 1 रुपया खर्च करोगे 1.5 रुपया नुकसान में, 1.5 गुना टाइम नुकसान में। तो आप क्या करो, न्यूज़पेपर को यूज ना करो।
हाँ, कोई सेंसिबल बंदा देखे, बिजनेस वाला, मैं अगर एम्प्लॉयर, मैं अगर बिजनेस पर्सन हूँ, मेरी सेल्स कंपनी है, मैं ये देखूँ तुम कह रहे हो कि न्यूज़पेपर में खर्चा करने से मेरा नुकसान होगा, इट्स नॉट पॉसिबल कि नुकसान हो। आपने उस गलती की, गड़बड़ की है, आपने उसको बहुत गलत कम्युनिकेट किया है। उसका रीजन ये था कि दोनों आपस में कोरिलेटेड थे। इसको जब इसका वो बढ़ाया ना, क्या कहते हैं, प्रोफेशनल एस्टिमेट, तो उसको पेनलाइज करने के लिए उसने उसको कम किया। लीनियर रिग्रेशन की इनहेरेंट असम्पशन होती है कि कोलिनियर वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए, वरना प्रोफेशनल एस्टिमेट्स खराब हो। जिस पे स्टैट्स कम है, स्टैट्स आपको पता होता है, आपको चीजें पता होती है, लेकिन अगर आप इस तरह आपने बना दिया और आप वहां गए तो उसको ऐसा दिखेगा कि आपने तो बहुत बेवकूफी वाला काम किया है कि न्यूज़पेपर खर्चा करने से जो है वो नहीं होता। तो आपको क्या करना होता है, आप उन दो में से किसी एक फीचर को यूज करते हैं। यू डोंट यूज मल्टी कोलिनियर वेरिएबल्स इन योर इनपुट इन योर रिग्रेशन मॉडल, इट्स जस्ट विद लीनियर मॉडल और किसी में कोई मिसमैच नहीं। आखिरी चीज लास्ट स्लाइड, जब आप इमेजेस पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ी सी अब ऑब्वियसली जैसे पीसीए वाला, उसके लिए था जिन्होंने को पीसीए आता है, या उनके लिए जो विजन पे काम करते हैं या कर रहे हैं, जब विजन पे काम कर रहे हैं तो आपने थोड़ी सी अकलमंदी का काम करना है, अकलमंदी से काम करना है। उसका रीजन क्या है, देखो जब आप फीचर सिलेक्शन करते हो 10 कॉलम आते हैं, इनकम, एज, ब्लड ग्रुप, इस तरह एक इंसान के 10 फीचर, हर फीचर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक, हर फीचर अलग होता है। फिर आप उनमें से कोई इंपॉर्टेंट फीचर निकाल ले, तो एक फीचर का दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं होता, कोरिलेशन होना अलग बात है, और ये होना कि वो एक ही चीज का पार्ट हो, ये एक अलग बात है, अलग अलग होते हैं। आप उनमें से कोई 4 उठा लेते हैं। होता ये है कि इमेजेस पर जब आप फीचर निकालते हैं, व्हेन यू आर डूइंग क्लासिकल विजन, फर्स्ट करोगे लोकल बाइनरी पैटर्न आपने इमेज पे अप्लाई किया, या आपने शिफ्ट अप्लाई किया, या आपने लेट्स से ग्रे लेवल कोकरेंस मैट्रिक्स जीएलसीएम वो अप्लाई किया, फर्स्ट करो जीएलसीएम अप्लाई किया। जीएलसीएम का आउटपुट 13 डायमेंशन का वेक्टर होता है। अगर आप जीएलसीएम को, अगर आप अपनी इमेज को जीएलसीएम के एल्गोरिथम से गुजारो तो आपको 13 डायमेंशन का वेक्टर देगा। अब बात होशियार लोग क्या करते हैं कि उन्हें 13 डायमेंशन ज्यादा लग रही होती है, उन 13 पे फीचर सिलेक्शन चला देते हैं। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये 13 डायमेंशन मिलके एक फीचर बना दी। ये ऐसा नहीं था कि पहला कॉलम कुछ और था, दूसरा कॉलम कुछ और। जिस तरह आपके पास आपके केस में होता है कि पहला कॉलम एज होता है, दूसरा कॉलम ब्लड होता है, ये 13 मिलके एक फीचर बना देती। इसके अंदर से निकालने का मतलब ये कि जो फीचर में था आप लोग भी लॉस कर दिए। ऑब्वियसली आप फीचर के आधे को आधा ले रहे हैं, आधा नहीं ले रहे हैं, तो ये तो ऑब्वियसली इट डजंट मेक सेंस ना। तो आप जब इमेज फीचर्स पे काम कर रहे हो, जो विजन पे काम करता है उनके लिए आप सारे फीचर्स पे जब आप फीचर सिलेक्शन वहां इस तरह नहीं चलाओगे। आप ये देख लो कि एलपीटी इंपॉर्टेंट है कि जीएलसीएम इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ इंपॉर्टेंट उनमें से किसी एक को यूज कर लो। लेकिन जब जीएलसीएम चला दिया 13 फीचर्स का, उसमें सिलेक्शन नहीं होगी, वो सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ना फिर पीसीए चलेगा कि तो मिलके एक फीचर बना रहा है, वो दो 13 अलग फीचर नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है जो पिटफॉल है, जो बड़ा विजन के अंदर मैंने देखा है, लोग कर लेते हैं बाद में। तो दिस इज ऑल अबाउट फीचर सिलेक्शन। कुछ सवाल तो बाद में लेते हैं। ओके, थैंक्स। सो मच ज़ैद, और आप लोग को आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा होगा कि प्रोग्राम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो आहिस्ता से ग्राफ अचानक ऊपर चले गए। तो जीएलसीएम मुझे भी नहीं समझना है क्या होगा। अच्छा विजन, एनीवेज, तो अब हम